नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, लिंक क्लिप्स में दो छिद्रों के बीच की दूरी होती है। जो बेटन वायरिंग करते हैं उसमें लिंक क्लिप्स लगाते हैं इस प्रकार से। इनमें यह कह रहा है कि इन दो छिद्रों के बीच की दूरी क्या होती है। तो इन दो छिद्रों के बीच की दूरी लगभग 40 mm यानी 4 सेमी रखी जाती है, या 40 mm में हो तो 40 mm, सेमी में हो तो 4 सेमी रखी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन में देखो किस में है, सी ऑप्शन में देखो 40 mm। तो राइट आंसर हो गया 40 mm। अगला क्वेश्चन है, लाइव इलेक्ट्रिक उपकरण में विद्युत आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी विद्युतीय आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए लकड़ी, कागज या कपड़ा आदि में लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लास बी तेलीय या ग्रीस या गैसीय पदार्थ में लगी आग बुझाने के लिए क्लास बी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लास सी विद्युतिक उपकरणों में लगी आग बुझाने में करते हैं। क्लास डी है मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है आदि में लगी आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र काम लेते हैं उसमें करते हैं। क्लास ए भी नहीं होता। क्या होता है जो वनस्पतिक तेल है, जैसे रसोई तेल है, इसमें लगी आग बुझाने के लिए करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी विद्युतीय उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए क्लास सी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस आग को क्लास सी प्रकार की आग कहते हैं और बुझाने के लिए सी प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, क्लास सी। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। यानी बिना किसी क्षति के मानव यदि यानी विद्युतीय आपूर्ति के संपर्क में आ जाता है तो कितनी धारा को वह सहन कर सकता है। तो बिना क्षति के 20 मिली एम्पीयर तक, यानी सामान्य आघात ही लगता है, तो यदि व्यक्ति के शरीर में से 20 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है तो सामान्य आघात लगता है। यदि 20 से ज्यादा और 50 मिली एम्पीयर तक यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो गंभीर आघात लगता है। और 50 मिली एम्पीयर से ज्यादा धारा प्रवाहित हो जाती है, लगभग 100 मिली एम्पीयर पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन देखो, जो सामान्य स्तर है वो पूछा है तो 20 मिली एम्पीयर तक का ही सामान्य स्तर है, यानी इस तक सहन करने पर सामान्य आघात ही लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 मिली एम्पीयर या इससे कम। तो ऑप्शन देखो 1 मिली एम्पीयर, 15 मिली एम्पीयर, 100 मिली एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? 15 मिली एम्पीयर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि 15 मिली एम्पीयर की धारा को सहन कर सकता है। जबकि अधिकतम 20 मिली एम्पीयर तक सामान्य आघात लगता है, 50 मिली एम्पीयर पर गंभीर आघात और 50 से अधिक यानी 100 मिली एम्पीयर की यदि धारा प्रवाहित हो जाए शरीर से तो व्यक्ति की क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 मिली एम्पीयर इसमें। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। यानी एक विद्युत केबल है जिसमें आग लगने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखो, कम है फ्यूज रेटिंग। यदि फ्यूज की रेटिंग कम है तो आग लग सकती है, क्योंकि फ्यूज जलेगा, जलने से आग लग सकती है। अगला ओवरलोडिंग, यदि भार का मान ज्यादा है तो केबल गर्म होकर हो सकता है आग लग जाए। डिले कनेक्शन में स्पार्किंग होकर आग लग सकती है। एक्सटेंशन कार्ड इससे भी लग सकते हैं। तो ये यानी जो उपरोक्त दे रखे हैं ये सभी है, इससे आग लग सकती है। तो राइट आंसर हो गया ये सभी उपरोक्त सभी, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। यानी पानी से किस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। ऑप्शन देखो, घरेलू उपकरण के अंदर मान लो जो आग है
और आगे ऑप्शन देखो एक बार, गैस में नहीं ले सकते, ज्वलनशील पदार्थ में नहीं ले सकते, विद्युत केबल में नहीं ले सकते, लकड़ी कागज और परिधान यानी लकड़ी कागज कपड़ा आदि में तो सही है। यानी इसमें क्या हो जाएगा कि लकड़ी कागज और कपड़ा आदि में लगने वाली आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। तो राइट आंसर हो गया ई, लकड़ी कागज और कपड़े में लगने वाली आग को पानी से बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खतरनाक यानी चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है। देखो चिन्ह कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक यानी आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह होता है वो वर्ताकार आकार का होता है, यानी वर्त आकार का, यानी गोलाकार होता है, वर्ताकार। दूसरा है सावधानी या सचेतात्मक या चेतावनी, ये होता है त्रिभुजाकार आकृति का होता है। और यही पूछा है कि खतरनाक चेतावनी चिन्ह को आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार। इसके अलावा होता है सूचनात्मक जो चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार होते हैं, यानी वर्गाकार, हम चौकोर कह सकते हैं या वर्गाकार होते हैं। इसके अलावा होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक भी वर्ताकार होते हैं, यानी निषेधात्मक चिन्ह वर्ताकार होते हैं। तो अब इसमें खतरनाक चेतावनी चिन्ह के बारे में नहीं, सचेतात्मक चिन्ह के बारे में पूछा है। तो सचेतात्मक चिन्ह त्रिभुजाकार यानी त्रिकोणा प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोणा, यानी इसका बी ऑप्शन है सही होगा, त्रिकोणा। अगला क्वेश्चन है, 66 केवी पारेषण लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। यानी 66 केवी के बारे में पूछा है। तो 66 केवी की लाइन के अंदर कम से कम 5 या 6 इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, यानी या तो 5 या 6। तो यानी 66 केवी की लाइन में 5 या 6 इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, कम से कम 5, अधिकतम मान लो 6 इंसुलेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2, 4, 6, 8 और 10। तो राइट आंसर हो गया 6 इंसुलेटर, यानी 6 इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो डिस्क इंसुलेटर है उनकी संख्या होती है 6। तो राइट आंसर हो गया 6, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नुकीले किनारे वाले उपकरण को, यानी जिनके किनारे तीखे हैं, नुकीले हैं, उन उपकरणों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखो, धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, नहीं। लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए, सही है। उनके किनारों के नीचे की ओर करके रखा जाना चाहिए, नहीं। फर्श पर रखा जाना चाहिए, नहीं। ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नुकीले किनारे वाले उपकरणों को लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। मतलब उनको रखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को विद्युत झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए, यानी उसको क्या पिलाया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है तो उसको क्या पिलाया जा सकता है। ऑप्शन देखो, पानी, चाय, गर्म कॉफी, ठंडी कॉफी, इनमें से कोई नहीं। तो उसको यानी स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। यदि बेहोश हो जाता है तो उसको स्वच्छ पानी यानी साफ पानी, पीने योग्य पानी पिलाना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ए, पानी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिससे दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है। यानी ये पहले भी पूछ लिया। एक तो सामान्य जो आघात के बारे में पूछा, तो सामान्य आघात हो गया 20 मिली एम्पीयर तक। अब की बार पूछ लिया है दर्दनाक बिजली का झटका, यानी दर्दनाक आघात लग सकता है, तो 50 मिली एम्पीयर तक खतरनाक झटका लग सकता है, यानी दर्दनाक झटका लग सकता है। और 100 मिली एम्पीयर पर मृत्यु हो सकती है। तो इसमें खतरनाक के बारे में दर्दनाक विद्युत का झटका लग सकता है तो 50 मिली एम्पीयर तक, यानी 20 मिली एम्पीयर से 50 मिली एम्पीयर पर खतरनाक झटका लग सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 मिली एम्पीयर, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है। यानी उस गुण को क्या कहते हैं जिस कारण धारा है वोल्टेज से मंद होती है। मंद का से क्या होती है, धारा वोल्टेज से पीछे रहती है, के कारण धारा वोल्टेज के पीछे से, ये धारा है वो वोल्टेज के पश्चगामी होती है। यानी वोल्टेज तो रहते आगे और धारा रहती है पश्चगामी। इसे हम क्या कहेंगे,
ऑप्शन देखो धारिता, धारिता के अंदर धारा वोल्टेज से आगे रहती है, जब इसमें मंद यानी पीछे के बारे में पूछा। प्रेरकत्व सही है, प्रेरकत्व के अंदर वोल्टता का मान, वोल्टता आगे रहती है और धारा वोल्टता से पीछे रहती है, तो सही है प्रेरकत्व। प्रतिरोध, प्रतिरोध में धारा और वोल्टता इन फेज रहती है। इलास्टेंस और चालकता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व के अंदर धारा है वोल्टेज से मंद यानी पीछे होती है, तो राइट आंसर हो गया बी प्रेरकत्व। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट दिष्ट धारा के कारण 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, यानी प्रतिरोध का मान पूछा है। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि क्या क्या दे रखा है? V बराबर 120 वोल्ट है, V बराबर है 120 वोल्ट, दिष्ट धारा के कारण 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, I बराबर है 5 एम्पीयर, तो प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? देखो R बराबर है V अपॉन I, V का मान क्या है? 120, I का मान क्या है? 5, कितना हो गया? 2 4 24 ओम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 ओम। किस में है? सी ऑप्शन में, तो सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 24 ओम। अगला क्वेश्चन है 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ में कितने शक्ति का उपयोग करेगा, यानी धारा दे रखी है और वोल्टता दे रखी है, P ज्ञात करनी है, P शक्ति का मान क्या होगा? यानी 8 एम्पीयर की दिष्ट धारा, I बराबर क्या है? I बराबर है 8 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट, V बराबर क्या है? 120 वोल्ट पर परिपथ में कितनी शक्ति का उपयोग करेगा, P बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर होता है V इंटू I, V का मान क्या है? 120, I का मान क्या है? 8, कितना हो गया? 12 इंटू 96 960 वाट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 960 वाट। किस ऑप्शन में है? देखो डी ऑप्शन में, देखो 960 वाट, तो राइट आंसर हो गया डी 960 वाट। अगला प्रश्न है प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? क्या कह रहा है कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर, यानी क्या क्या दे रखा है? प्रतिरोध यानी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर, एक तो दे रखा है प्रतिरोध, यानी एक तो दे रखा है R। प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये एक हो गया I। शक्ति हानि क्या होगी? P। अब इन तीनों का सूत्र कौन सा है कि R, I और P। P ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है जिसमें R और I हो? तो P बराबर होता है I स्क्वायर R, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर R। अब और भी सूत्र होते हैं ना, P बराबर V इंटू I और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो अब ये नहीं लेने, केवल I और R की तुलना, यानी इन तीन की तुलना होनी चाहिए, यानी P ज्ञात करना है और R और I दे रखा हो, तो कौन सा सूत्र काम मिलेंगे? तो ये सूत्र काम मिलेंगे P बराबर I स्क्वायर R। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर R। किस में है? देखो ए में क्या है? P बराबर E इंटू I, B में P बराबर E स्क्वायर I, C P बराबर I स्क्वायर R, तो C सही होगा इसका, यानी P बराबर I स्क्वायर R, C ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लाइन में 8 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाले लाइन में वाटता की गणना कीजिए, यानी क्या दे रखा है कि लाइन में 8 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर, सेम यही आ गया सूत्र। क्या क्या दे रखा है? देखो धारा दे रखी है 8 एम्पीयर, I बराबर हो गया
8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम, आर का मान क्या है 4 ओम, तो पी क्या होगा, यही सूत्र आ गया, यानी इसी सूत्र से हल हो जाएगा। किस प्रकार से होगा देखो, P बराबर हो गया आई स्क्वायर आर, यानी वाटता की गणना कीजिए। तो I का मान क्या है, I का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू आर का मान क्या है 4, कितना हो गया 8 64 64 को 4 से गुणा किया 256 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 256 वाट। किसमें देखो डी ऑप्शन में देखो 256 वाट, तो राइट आंसर हो गया डी 256 वाट। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में प्रवाह के में कुल बाधा को क्या कहा जाता है, यानी किसी ऐसी परिपथ में कुल विरोध को हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, हिंदी में हम प्रतिबाधा कह सकते हैं, अंग्रेजी शब्द ये होता तो इम्पीडेंस यानी प्रतीक इसका जेड। तो देखो कुल विरोध को हम इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया प्रतिबाधा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया ए प्रतिबाधा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक 0.8 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट भार एसी से 10 किलोवाट भार द्वारा ली गई धारा का मान क्या होगा। आई ज्ञात करनी है, क्या क्या दे रखा है देखो, कोई ऐसी परिपथ है जिसके अंदर क्या क्या दे रखा है कि शक्ति गुणांक cos पाई बराबर है 0.80, शक्ति गुणांक होने पर 220 वोल्ट, V बराबर है 220 वोल्ट, एसी से 10 किलोवाट भार, P बराबर है 10 किलोवाट, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 और ये हो गया 000, यानी किलोवाट को वाट में बदलते हैं, तो यानी P बराबर हो गया 10,000 वाट द्वारा ली गई धारा I ज्ञात कीजिए। I बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। अब देखो शक्ति गुणांक दे रखा है, V दे रखा है, P दे रखा है, I ज्ञात करना है। शक्ति यानी जो सिंगल फेज आपूर्ति है इसमें शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, P बराबर होता है V इंटू आई इंटू कोस पाई, यानी शक्ति गुणांक, V यानी वोल्टता इंटू धारा इंटू शक्ति गुणांक। हमें I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V इंटू कोस पाई। अब देखो P का मान क्या है 10,000 वाट, तो I बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बट्टा V का मान क्या है 220 इंटू शक्ति गुणांक का मान क्या है 0.8, तो I बराबर क्या हो जाएगा 220 को 0.8 से गुणा करो तो आ रहा है 176, कितना हो गया 10,000 बट्टा 176, और इसका इसमें भाग लगाओ 10,000 भाग 176, 56.81 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा 56.81 एम्पियर। किस में है देखो, ए में है 50, बी में है 56.8, सी में 63, 68 की तरह बी ऑप्शन सी होगा फिर, यानी 56.8 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया बी 56.8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। वह ट्रांसफार्मर जिसकी आउटपुट यानी सेकेंडरी वोल्टता प्राइमरी वोल्टेज से अधिक है तो स्टेप अप, यानी सेकेंडरी वोल्टता यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट की अपेक्षा ज्यादा है तो स्टेप अप, यदि आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम है तो स्टेप डाउन, यदि बराबर है तो आइसोलेट या विभेदीय हम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, या वियोजनीय हम भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा है, यानी आउटपुट का वोल्टेज इनपुट के वोल्टेज से ज्यादा है, तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टेप अप, किसमें ए ऑप्शन देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो राइट आंसर हो गया ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणांक क्या होने पर स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है, यानी किस शक्ति गुणांक पर जो बाहर है वो संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है, जो स्रोत देता है वो संपूर्ण ऊर्जा बाहर द्वारा खपत की जाती है, किस शक्ति गुणांक पर? तो इकाई शक्ति गुणांक पर, क्योंकि P बराबर, यदि शक्ति गुणांक का मान इकाई है तो P बराबर V इंटू आई हो जाएगा, यानी जो V और I का जो गुणांक होगा वही शक्ति का टोटल कुल शक्ति का मान होगा। तो शक्ति गुणांक इकाई होने पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति गुणांक का मान इकाई, यानी किसमें? डी ऑप्शन में देखो 1। तो शक्ति गुणांक 1 होने पर स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है, तो राइट आंसर हो गया डी 1। अगला क्वेश्चन है सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है, यानी इनपुट सभी उच्च, यानी इनपुट में सभी में 1 है तो आउटपुट में भी 1 हो, किस प्रकार के गेट में होगा? तो देखो किस प्रकार से, सभी को देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से गेट है जो भी है। तो देखो पहला कौन सा है? और गेट। और गेट की ट्रूथ टेबल किस प्रकार की होती है? और गेट के अंदर यानी ए बी और वाई, 0 0 तो 0, 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, 1 1 तो 1, ये हो गया और गेट। दूसरा क्या है? नोर गेट। नोर गेट के अंदर क्या होता है? नोर गेट, नोर गेट के अंदर ए बी और वाई, यदि 0 0 और का विपरीत हो गया, यानी नोर गेट क्या होता है? और प्लस नोट, 0 0 तो और में 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। यदि 0 1 है तो 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 0। 1 0 है तो इसमें 1 आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 0। 1 1 है तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया और गेट। अगला है नॉट गेट, एक मिनट, एंड गेट है, चलो एंड पहले ले लेते हैं। एंड गेट, एंड गेट के अंदर क्या होता है? ए बी और वाई, 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0, 1 1 तो 1, ये हो गया एंड गेट। अगला है नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है? एंड प्लस नॉट बराबर नैंड, तो क्या हो जाएगा? ए बी और वाई, क्या होगा? देखो 0 0 तो 0 है तो क्या हो जाएगा? 1, 0 1 तो इसमें क्या हो रहा है? 0 0 है तो 1, यानी इसका विपरीत। 1 0 तो इसमें 0 आ रहा है तो 1, 1 1 तो 1 आ रहा है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 0। अगला है नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर क्या आता है? ए और वाई, यदि 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो ये तालिका हो जाएगी इनकी। अब ये क्या कह रहा है कि सभी इनपुट उच्च होने पर कौन सा गेट, यदि तब ही ये आउटपुट उच्च देगा जब सभी इनपुट उच्च होंगे। देखो सभी इनपुट उच्च होने पर, अब इसमें उच्च दे रहा है 1, 1 में उच्च होने पर भी, इसमें 0 है तो उच्च दे रहा है, इसमें देखो किस टाइम दे रहा है? यदि सभी इनपुट उच्च है तो ही ये उच्च दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये दोनों उच्च होने पर ये उच्च दे रहा है। जबकि इसमें विपरीत क्या है? देखो कि किसी एक में उच्च होने पर भी दे रहा है ये, तो जबकि ये एक में उच्च होने पर नहीं दे रहा है, सभी इनपुट उच्च है तो ही उच्च आउटपुट दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड गेट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंड गेट है, जो सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट में उच्चतम आउटपुट प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो गया एंड गेट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर रहेगा। ठीक है साथियों।